हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे कौन सा, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, 9th चैप्टर, 9th क्लास का, 9th TH का। ठीक है, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, कौन सा है तुम्हारा, चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, कौन सा है जो चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, 9th क्लास का, 9th क्लास का चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब तुम्हारे जैसे इसमें आसपास के पदार्थ है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब जैसे तुम पदार्थ से क्या समझे, पदार्थ से तुम क्या समझे। हाँ, देखो पदार्थ क्या है। पदार्थ यानी कि वो है बाबू, जो चीज हम, कोई वस्तु, जैसे मैं कहने लगू टेबल पदार्थ है ओए बाबू समझ ले, टेबल पदार्थ है। पदार्थ में भला पहला पदार्थ क्या हो, टेबल पदार्थ है। ये मुझे दिख रहा गेट पदार्थ है। मतलब जो चीज हम दिख रही हमें, जो वस्तु है, वो सभी एक पदार्थ है। ठीक है, जो चीज, जो वस्तु है, वो सभी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ समझ गए तुम। देखो मैं कहने लगू ट्यूबलाइट पदार्थ है, मैं कहने लगू कि ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी पदार्थ है, नहीं, क्योंकि मैं बता रहा पदार्थ क्या है। पदार्थ एक वो चीज है जिसे हम, मतलब पदार्थ जो अपना एक स्थान हो, ठीक है, और अपना इसका कोई मास हो। मास यानी कि वजन, यानी कि अब तुम पदार्थ से समझो, पदार्थ यानी कि अपना कोई स्थान हो या अपना कोई इसका मास हो, वेट हो। देखो पदार्थ यानी कि मैं कहने लगू ट्यूबलाइट। अब तुम ट्यूबलाइट को कहीं रखोगे, वो स्पेस घेरेगी, जगह घेरेगी, उसका अपना कोई वजन होगा, मास यानी कि वजन होगा, तो वो पदार्थ है। समझ में आया पदार्थ क्या है। यानी कि देखो कोई भी चीज हो, कुछ भी दुनिया की चीज हो, कुछ भी, रेत का एक कण भी, रेत का एक कण भी, अगर वो क्या करेगा, अगर रेत का एक कण भी होगा तो उसे कहीं रखेगा, उतना स्पेस घेरेगा, उतना स्पेस घेरेगा, जगह तो घेरेगा ना, उसका कोई अपना भाई थोड़ा बहुत वजन भी होगा, वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ यानी कि अब तुम्हारे समझ में आ गया। अब मैं कहने लगू, अब बताओ कि रोशनी अगर निकलने वाली पदार्थ है, अब खुद ही समझ में आ गया ना, रोशनी पदार्थ क्यों नहीं है, क्योंकि रोशनी इस वजह से पदार्थ नहीं है, उसका अपना ना तो कोई मास है, ना वो कोई जगह घेर रही है। समझ में आ गया ना। अब पदार्थ तुम्हारे समझ में आ गया कि पदार्थ होता क्या है पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबके, पदार्थ समझ में आ गया ना। यानी कोई भी चीज जो हमें दिख रही है, वो स्थान घेरती हो, उसका अपना कोई वजन हो, वो पदार्थ है। ठीक है, अभी तुम्हें क्या बताया मैंने, जैसे देखो वैज्ञानिक ने पदार्थों का नाम दिया है। ठीक है, वैज्ञानिक ने तुम्हें पदार्थ, जैसे हवा में, हवा को मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी पदार्थ है, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं। ठीक है, पत्थर, बादल, तारे, पशु पक्षी, पौधे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत के कण भी, ये सभी क्या है, पदार्थ है। अब मैं जैसे कहूँ हवा एक पदार्थ है, तुम्हारी समझ में नहीं आया हवा एक कैसे पदार्थ है, समझ में नहीं आया ना। अब मैं बताऊँ, जैसे मैंने लिया है गुब्बारा, ठीक है, मैंने लिया है गुब्बारा, अब तुम कहो कि पदार्थ कैसे है, मैं तुम्हें समझा रहा। मैंने से दिया फुला, देखो बताओ इसमें क्या है, मैं हवा भर गई। ठीक है, यानी कि आयतन हो गया इसके गुब्बारे का, आयतन हो गया। ठीक है, तो पदार्थ है, समझ में आया क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस जिस जो वस्तु होगी उसकी अपना कोई मास या फिर अपना कोई स्थान होगा, ये स्थान घेर रही, मैंने हवा इसमें भरी बाबू, मैंने इसमें हवा भरी, स्थान घेरा उसने, इसका अपना कोई वजन है। अभी मैं एक जगह दो गुब्बारे भर के ऐसे, मतलब दो गुब्बारे मैं फुला के रख दूं ऐसे, एक खल्ली रख दूं, अब बताओ भारी कौन सा होगा, जो भरा हुआ होगा, तो उसका अपना कोई वजन हो गया, समझ में आया, और आकृति भी होगी इसकी कोई अपना, है नहीं, तो पदार्थ है, हवा पदार्थ है, समझ में आ गया। ये जो मैंने तुम्हें बताया ये पदार्थ है, जो हमारे जो पदार्थ है ये। ठीक है, अब तुम्हारे मैंने बताया कि रेत की एक बूंद एक कण भी सभी पदार्थ है, रेत की एक बूंद भी होगी, कण भी होगा, सभी एक, मतलब पानी की एक बूंद भी, कण भी, सभी पदार्थ है। मतलब जो चीज हम दिख रहे हैं, जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना कोई आयतन हो, वो पदार्थ है। ये तुम्हारी समझ में आ गया सबकी, है ना, सबकी समझ में आ गया ना पदार्थ। ठीक है, अब तुम्हें जैसे पदार्थ आ गया, तुम्हारे जो पदार्थ है वो पांच पांच भौतिक तत्व बताया गया है पदार्थ के, तुम्हारे कितने, 5 भौतिक तत्व बताए गए हैं। ठीक है, पदार्थ है तुम्हारा, जो पदार्थ के तुम्हारे 5 भौतिक तत्व बताए गए हैं। ठीक है, 5 भौतिक तत्व में तुम्हारे पदार्थ में क्या कहा है, जैसे एक तो वायु आ गया, नंबर 1 पर तुम्हारे आ गया वायु। ठीक है, एक कौन सी होगी तुम्हारी, पृथ्वी आ गई। ठीक है, वायु जैसे ये भी पदार्थ में आ गई, पृथ्वी आ गई, और दूसरा क्या हो गया, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है, क्या हो गया, अग्नि, जल और आकाश।
ठीक है, 5 भौतिक तत्व है। पदार्थ के कितने भौतिक तत्व है अगर पूछो तो मैं कितने बताओगे? 5। ठीक है, कौन से होगी? जैसे वायु होगी, पृथ्वी होगी, अग्नि होगी, जल होगी, आकाश होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? 5 भौतिक तत्व होगी। ठीक है, पदार्थ के 5 भौतिक तत्व है। अब पदार्थ तुम्हारे सबकी समझ में आ चुका, पदार्थ सबकी समझ में आ चुका ना, पदार्थ क्या हो, क्या है ना, कैसे बना पदार्थ। अब मैं जैसे कहने लगू तुमसे कि मार्कर बताओ, पदार्थ है, ठीक है। हाँ, अब मैं कहने लगू हवा पदार्थ है, समझ में आ गई क्योंकि है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पदार्थ समझ में आ गई। अभी जो तुम्हारे वैज्ञानिक है, उन्होंने पदार्थ की ना 2 अवस्था बताई है। एक तो भौतिक अवस्था बताई है, एक रासायनिक अवस्था बताई है। जो पदार्थ है ना तुम्हारे पास में, वैज्ञानिक ने जो पदार्थ की अवस्था बताई है ना, वो 2 बताई है। पदार्थ की ना 2 अवस्था बताई है। एक कौन सी बताई है तुम्हारे पास में? भौतिक। एक तो भौतिक अवस्था बताई है, एक तुम्हारे पास में रासायनिक अवस्था। ठीक है, एक कौन सी बताई है? एक भौतिक बताई है, एक रासायनिक बताई है। ठीक है, अब भौतिक रासायनिक से तुम क्या समझे? देखो, भौतिक परिवर्तन यानी कि भौतिक तो वो हो गया, मतलब भौतिक जो हम दोबारा जिस स्थिति में आए उस स्थिति में जा सकते हैं। भाई भौतिक परिवर्तन बाबू वो हो, भौतिक परिवर्तन यानी कि हम कर रहे, हम जिस स्थिति में चाह रहे स्थिति में जाओ। जैसे मैंने बर्फ लिया, पानी बना दिया, बर्फ लेकर पानी बना दिया, मैं पानी से फिर दोबारा बर्फ बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि उसी अवस्था में जैसे मैंने बर्फ बनाया, बर्फ तो बन गया, बर्फ को देखा होगा, वो आप बाहर निकाल दो, बाहर रख दो, पानी बन जाएगा। फिर तुम उस पानी का चाहो बर्फ बना सकते हो। ये कौन सी अवस्था होगी? भौतिक अवस्था होगी बाबू। कौन सी? भौतिक। अब मैं ये कहूँ रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था यानी कि वो अवस्था जिसमें दोबारा नहीं जाया जा सकता, मतलब एक बार अगर हमने इसमें अवस्था में चेंज कर दिया, हम नहीं जाया जा सकते। जैसे मैं कहने लगू आपसे बाबू कि आप दूध से दही बना दो, दूध से दही, दही देखो कैसे बने, दूध से तो दही बनती है। अगर मैं कहूँ दूध से दही बनाओ, आपने बना दी, अब फिर मैं कहूँ दोबारा कि भाई दही से दूध बनाओ, बना दोगे आप? नहीं बना सकते। वो कौन से परिवर्तन हुए? रासायनिक परिवर्तन। तुम्हारे दोनों क्लियर होगी ना, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, ये तुम्हारे समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब पदार्थ का तुम्हारा ना भौतिक भौतिक स्वरूप बताया है, नंबर 1.1 पे है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में 1.1 पे तुम्हारा पास बताया गया है। पदार्थ का भौतिक, भौतिक तो समझ गए ना आप क्या है भौतिक? आप भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, आपकी जो प्रश्नावली है 1.1 में बताया गया है ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसमें क्या गया 1.1 में आपका, इसमें आगे जो बताया गया 1.1 में, इसमें कहा जो पदार्थ ना कणों से मिलकर बना है। जो तुम्हारा पदार्थ है नहीं, कैसे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है ना ना, समझ लो बस तुम आज। जो तुम्हारा पदार्थ है ना यूं कई कणों से मिलकर बना। अभी बताओ, ये मार्कर बना होगा, कण है इसमें, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, तभी तो बना है मार्कर। भाई बर्दाश्त, यो कुछ भी चीज बनाओगे आप, कुछ भी चीज बनाओ एक्स वाई जेड, कोई भी चीज कणों से मिलकर ही तो बनेगी ना। ये वही कहना चाह रहा। देखो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है वो, है ना। भौतिक स्वरूप यानी कि जो तुम बना रहे, भौतिक स्वरूप समझे, भौतिक स्वरूप जो तुम बना रहे हो, तो तुम्हारे समझ में आ गया। जो चीज भी तुम बनाओगे वो कणों से मिलकर बनेगी। भाई कोई भी चीज बनाओगे आप, कुछ भी चीज बनाओगे, कणों से ही तो मिलकर बनेगी। छोटे छोटे कण हो या बड़े बड़े कण हो, उनसे तो मिलकर बनेगी। ये वही कहना चाह रहा कि पदार्थ ना कणों से मिलकर बना है, यानी कि कोई भी चीज तुम बना रहे, कुछ भी बना रहे, वो क्या है? कणों से मिलकर बना है तुम्हारे। ठीक है, अब देखो इसमें ना 2 उदाहरण तुम्हारी दी गई है, जो मतलब तुम्हारे वैज्ञानिक है ना, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। इसमें ना 2 उदाहरण तुम्हारे वैज्ञानिकों ने बताई है। ठीक है, देखो इसमें क्या बताई गई तुम्हारी, एक तो बताया कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, एक ने बताया कि पदार्थ ना लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या बताया पर एक अन्य विचारधारा का मानना है कि पदार्थ रेत के कणों की तरह मिलकर बना है। एक ने कहा था लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, एक ने कहा पदार्थ रेत के कणों की तरह, हाँ जैसे रेत के कण होते बालू इकट्ठे करते कि ऐसे बना हुआ है पदार्थ। ये 2 विचारधारा मानी गई है, मतलब इसमें जो नीचे आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, ये तुम्हारे समझ में आ गई ना सबके? अभी तुम्हारे जैसे ही समझ में आ गई। अब मैं आपको क्या बताऊंगा इसमें कि पदार्थ के कण बाबू ना, बहुत पदार्थ के कण छोटे होते हैं। अभी मैं तुम्हें बताने लगू, जैसे आपकी क्रियाकलाप आ गई 1.112, इसमें बताओ क्या बताया आपको। देखो अभी मैं समझाऊंगा आपको लिखने बाद। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये बताऊंगा आपको। पदार्थ के कण कितने
छोटे होते हैं। ठीक है, छोटो एक पानी की बोतल लिए, जल्दी करते हैं जा। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है मतलब तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट, अगर जैसे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, जो तुम्हारा पदार्थ है उसके कण मैं बताऊंगा कि इतने छोटे होते हैं कि तुम्हें मतलब दिखाई भी नहीं देते, पर वो होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा, एक परमैंगनेट होता है तुम्हारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट की 2 या 3 हमने बूंदे ली, पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक तुम्हारा। ठीक है, उसकी हमने 2 से 3 बूंद ले ली। फिर हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें अभी एग्जांपल से समझाऊंगा ये। ठीक है, उसमें बताओ क्या करा आपने, जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 बूंदे ले ली, वो आपने मिला ली किसी चीज में। जैसे अभी मैं आपको इसको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो देखो, जैसे मैं मान के चलो भाई मेरे पास तो मार्कर है, भाई मार्कर की इंक है ये। ठीक है, ये मान के चलो, जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझा रहा, आपके पास में ना पोटेशियम परमैंगनेट की आपने 2-3 बूंदे ले लिया, ऐसे ले ली। ठीक है, जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 बूंदे ले ली। देखो ये इसमें इतना दिख नहीं रहा, इसमें आ रहा मतलब कम आ रहा, कम 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 दिख रहा है इसमें। ठीक है, पर देखो ये कितना ml पानी है, जैसे कि आप मान के चलो कि जैसे 70-80 ml पानी हो गया। ठीक है, और क्या है आपने इसमें मिला दिए। ठीक है, ये मिला दी। अब आप देखो कि कण दोनों में है। अभी मतलब ये बता रहा है कि जैसे इसे है, मैंने एक परमैंगनेट की 2-3 बूंदे ले ली, वो मैंने इसमें मिलाई, ये कितना है 400 ml पानी, फिर मैंने थोड़ी सी इसमें मिला दी। तो मतलब वे बूंदे इतने सूक्ष्म कण है कि इसमें से पहुंच के इसमें चले गए। फिर मैं ऐसे ही एक और अलग ले लूं, है ना, एक और ऐसे ही ले लूं, मैं उसमें भी मिला दूं, मतलब वो मिलते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे हमारा होता है मतलब घर में, जैसे आप रोबजा वगैरह बनाते हो, समझाऊं। ठीक है भाई, रोबजा वगैरह जैसे यहाँ रोडों पे बांटते हैं सारे के सारे, वे बनाते हैं भाई रोबजा वगैरह। उसमें क्या होता है, क्या जितना पानी होता है उतना ही वे रोबजे मिलाते हैं उसमें? नहीं, उसमें तो कम मिलाते हैं। यानी कि पदार्थ कण इतने छोटे होते हैं, वे 1000 लीटर पानी, अगर उन्हें 1000 लीटर बनाना है, वो उसमें 3 से 4 या 5-6 बोतल डालते हैं और 1000 लीटर पानी रंगीन कर देते हैं। ये वो रंगीन कैसे होता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वे हमारे मतलब कई हजार लीटर पानी तक मतलब रंगीन कर देते हैं। जैसे हमने 2 से 3 बूंद मिला ली, फिर हमने क्या करा, एक भी कर लिया हमने। जैसे अब मैंने तुम्हारे को उदाहरण समझाया, मैंने एक भी कर लिया। ठीक है, मैंने इसमें 2-3 बूंदे मिला ली उसकी। ठीक है, ये 400 ml का पूरा बीकर है। फिर मैंने दूसरा बीकर लिया, इसमें मैंने पानी भर लिया। ठीक है, मैंने इससे मिला के इसमें डाल दी। तो इसका क्या है, इसका रंग भी थोड़ा सा मतलब इसका तो ज्यादा गाढ़ा होगा, इसका थोड़ा कम गाढ़ा होगा। फिर मैंने दोबारा तीसरा बीकर लिया, मैंने इसमें पानी मिलाया, फिर मैंने इसका पानी थोड़ा सा इसमें डाल दिया, तो ये भी होगा गाढ़ा, है बाबू, ये भी गाढ़ा होगा। देख सबसे गाढ़ा इसमें होगा। मैंने एक बीकर लिया, इसमें 2-3 बूंद मिला दी पानी की। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर मैंने एक और दूसरा बीकर लिया, मैंने इसमें इससे पानी की थोड़ी सी इसमें बूंद मिला दी, जो पहले भरा हुआ था आधा, मैंने आधा इसके मिला दी। तो क्या होगा, रंगीन तो ये भी होगा, ये थोड़ा कम रंगीन होगा। फिर मैंने इसके बाद में एक और बीकर लिया तीसरा, फिर मैंने ना आपसे ये भी इसमें मिला दी, ये भी रंगीन होगी। मैं जैसे आपको समझा दूं, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ये पानी है, देखो ये पानी की है खाली। ठीक है, इसमें परमैंगनेट की 2 से हमने 3 बूंदे ली। ठीक है, और हमने ये मिलाया, सबसे पहला फर्स्ट मिलाया भाई, देखो दिख रहा सबको, हमने मिलाया फर्स्ट। फिर इसके बाद हमने एक अलग बीकर लिया, जिसे मैंने पानी दिखाया था ना, फिर हमने उसमें मिलाया। देखो थोड़ा कम है ना, थोड़ा कम गाढ़ा है, कम है। फिर मैंने एक और बीकर लिया, थोड़ी सी मैंने बूंदे इसमें मिला दी, तीसरा कम गाढ़ा है, दिख रहा सबको। फिर मैंने एक चौथा बीकर लिया, मैंने उसमें मतलब मिलाया, तो ये भी है ना, ये सबसे कम है। ठीक है, तो ये पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं भी देते। ठीक है, इससे तुम समझे कि हम 2 से 3 बूंदों से कम मतलब 400 से 500 लीटर पानी भी रंगीन कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या है? अभी तो मैं बताऊंगा, जैसे पदार्थ के कण ना हमारे, अभी जो मैं बताता हूँ, जैसे पदार्थ के कण, अब तक तुम सूक्ष्म तो समझ लिया कि सूक्ष्म क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पदार्थ के कण, अभी तुम्हारे जैसे आगे कि पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षण गुण, है ना भाई, ये सबके समझ में आ गया ना। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, है ना, कितने छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई भी नहीं देते, और हम इनसे चाहे तो 2 से 3 बूंदों से मतलब कितना ही पानी रंगीन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना सबके? अभी मैं तुम्हें बताऊंगा
जैसे तुम्हारे आ गया पदार्थ में ही, समझ में आ रहा है ना सबके। अब तुम्हारा जो पदार्थ के कण अभिलक्षण गुण, पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण, ठीक है। 1.2 तुम्हारी प्रश्नावली है, इसमें आपके लिखा गया है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण, पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण है ना, पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण। बाबू जो आपके पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण है ना, उसमें ना आपके जो पदार्थ के अभिलक्षण गुण है वो 3 प्रकार के हो। कौन से 3 प्रकार के हो जो अभिलक्षण गुण है? देखो मैं आपको अभी उदाहरण देके समझाऊंगा सभी को, ठीक है। उसमें बताओ क्या था पदार्थ के जो कण के अभिलक्षण गुण है। सबसे पहले तुम्हारा हो गया पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। मैं भी लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको, है ना। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देख बाबू, मैंने क्या लिखा पहले, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, नंबर 1, है ना। ये तुम्हारे क्या है पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण है। कितने हैं बाबू पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण? 3 है। नंबर 1 मेरे पास में हो गया पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के अभिलक्षण गुण है, ठीक है। नंबर 2 को हो गया कि मैंने तुम्हें बताऊंगा, जैसे मैं पदार्थ, तुम्हारा जो पदार्थ है के कण, पदार्थ के कण निरंतर, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील है वो पदार्थ के कण तुम्हारे निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी तुम्हें अभी समझाऊंगा उदाहरण देकर। भी पहले मैं तीनों को तीनों लिख देता हूँ, फिर तीनों को तीनों आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर नंबर तुम्हारा 3 पे क्या होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई देखो मैंने तुम्हारे लिखा पदार्थ के अभिलक्षण गुण। अब मैं कहूंगा पदार्थ के अभिलक्षण गुण कितने हैं? कितने हैं भाई? हैं कौन कौन से हैं? अब बोलो यार, तुम्हारे याद हो जाएगा। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, नंबर 1 हमारा गुण पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। नंबर 2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, नंबर 2। नंबर 3 हो गया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी तुम कुछ समझ में नहीं आया यार, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं जैसे तुम्हें समझाऊं कि जैसे मैं एक गिलास में पानी ले लूं, आपने कभी भी जाओ एक गिलास में पानी लिया आपने, और आपने देखा होगा उसमें चीनी मिला दी। जबकि आपने उसमें चीनी मिलाई तो पानी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, पानी की वैल्यू तो बढ़ी नहीं, पानी जितना था उतना का उतना ही है। तो आखिर चीनी के कण कहां गए वे? अब मैं समझाऊंगा ये क्या है तुम्हारे पास में इसमें साइंस। देखो पदार्थ के कण, जो तुम्हारा ये पानी है, जैसे तुम्हारा ये पानी है बाबू, ये जैसे तुम्हारा पानी है ये वाला, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं पूरा उदाहरण से। जैसे बाबू तुम्हारा ये पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। जो इसके कण हो, इसके पानी के अंदर मतलब रिक्त स्थान हो, खाली हो, बहुत छोटे छोटे कण हो, हमें दिखाई नहीं देते। पानी के कण ना मतलब बहुत छोटे छोटे रिक्त स्थान, खाली स्थान हो इन पानी के बीच में, वो हमें दिखाई नहीं देता। क्या है वो? हमें दिखाई नहीं देता। इसमें जैसे मैं चीनी मिलाऊंगा या नमक मिलाऊंगा तो वो जो कण है छोटे छोटे खाली, जो चीनी और नमक होगा वो ना इनमें स्थान घेर लेगा अपना, जो इनके कण खाली है उन्हें जाके भर देगा। इसी वजह से जो पानी की मात्रा है जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि पानी के कण तो खाली और रिक्त स्थान हो। समझ में आया? रिक्त स्थान का मतलब बाबू इसमें जो पानी है ना, पानी के अंदर छोटे छोटे से कण खाली हो हमें दिखाई नहीं देते, सिंपल सी बात है, ठीक है। नंबर 1। दूसरी बात है, जब पानी के अंदर रिक्त स्थान हो, खाली कण हो, इतना समझ में आ गया। फिर तुमने मिलाया इसमें चीनी, चीनी के छोटे छोटे कण हो, चीनी के छोटे छोटे, नमक के मिलाया छोटे छोटे कण हो, तो वो जैसे आपने इसमें मिलाया, जो वे छोटे छोटे कण है पानी के, वे छोटे छोटे कण हो गए, चीनी मिलाया और पानी के कण रिक्त स्थान हो, तो वे ना रिक्त स्थान है, जो पानी के कण खाली रह रहा है वो इनमें जगह घेर लेते हैं। पानी इतना का इतना ही रहेगा तुम्हारा, और चीनी घुल जाएगी, चीनी घुल जाएगी, पानी इतना का इतना ही रहेगा। आप समझ में आया कि चीनी कहाँ चली जाती है ना? समझ में आ गया सबके, ठीक है। अभी नंबर 2 आ गया, जैसे मैंने कहा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। अभी ये तुम्हें समझाऊंगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे करते हैं।
जैसे तुम्हारे मैंने कहा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने लिया है पानी, ये क्या लिया मैंने, पानी। अब तुम्हें समझाऊंगी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे करते हैं, यानी कि निरंतर गतिशील का पहले तो तुम गतिशील का समझो, पहले तो मैं गतिशील समझाऊंगा। देखो, हाँ हाँ, देखो बाबू, पदार्थ का निरंतर गतिशील यानी कि जो पदार्थ दिख रहा है, यो मतलब पदार्थ यानी कि तुम पानी समझो, पानी से समझो पदार्थ यानी कि तुम पानी समझो। इस टाइम पानी है, मैं कहूँ इसके कण तुम्हें कैसे दिख रहे, बिल्कुल सिंपल दिख रहे है ना। इसके जो कण है ना आपस में बाबू, ये पानी दिख रहा ऐसे घूम रहे, इसके कण जो पानी है ना, बेशक तुम्हें ठहरा हुआ दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर जो कण है ना ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे। तुम कहोगे यार मास्टर क्या बता रहा है यार, मेरी तो समझ में नहीं आया, पानी तो मुझे रुका हुआ दिख रहा, तुम बता रहे कण घूम रहे। भाई मेरी समझ में नहीं आया, अब कुछ एग्जाम्पल देकर समझाओ तो मैं मान लूं। भाई यही तो बात है ना तुम्हारी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब पानी का निरंतर गतिशील होता है, जैसे मैंने इसमें बाबू में मिलाया, जैसे ये नील हो गया है ना, मैं बाबू इसमें नील मिलाया मैंने, जैसे कि भाई इसमें इतने पैकेट आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार, ठीक है। बाबू मैंने इसमें मिला दिया, ये नील, ये मिला दिया, ये मिला दिया है ना, ये मिला दिया मैंने, इसमें नील मिला दिया, मिल गया। अब तुम देखो इसमें मैंने जैसे नील मिलाया है, मैंने सूखा मिलाया, मैं इसमें पानी मिला दूं, क्या मैंने ऐसे घोलना इसे, मतलब अपने आप ही घुल गया, कैसे घुल गया अपना आप ही। आखिर जो मैंने चीज गिरी वो नीचे क्यों नहीं गिरी, क्योंकि पानी के कण तो बैठे। अगर आप कुछ भी चीज हो पानी में, आप रुपा कुछ भी डालो, जैसे 1 रुपया डालोगे, आप सीधा डालोगे सीधा गिरेगा। आपने इसमें लिक्विड डाला चेक करने के लिए, मतलब मैंने इसमें नील डाला, अब मैंने इसमें जैसे ही डाला और वो नीचे के नीचे क्यों नहीं बैठा, वो क्यों घुल गया भाई, क्योंकि इसमें पदार्थ के कण निरंतर घूम रहे ऐसे। मैंने जैसे इसमें डाला, अब वो भाई पदार्थ के कण तो निरंतर घूम रहे, तो वो ऐसे घूम रहे, जी 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 ऐसे घूम रहे। तो इसमें जो पदार्थ के कण देखो निरंतर घूम रहे, देखो ऑटोमेटिकली अपने आप ही देखो पूरा पानी रंगीन हो गया। अब तुम्हारे समझ में आया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, यानी कि जो पदार्थ के इसमें कण है, पानी के कण निरंतर घूम रहे, अपने आप ही निरंतर घूम रहे। मैंने जैसे इसमें कुछ चीज डाली तो वो तुरंत संपर्क में आ गया घूमने के, और वो क्या हो घूमने के संपर्क में आ गया, उनने इसे भी घुमा दिया, जो मैंने इसमें डाला ना इसे भी घुमा दिया। और जब उसने इसे घुमा दिया तो पानी पूरा कैसा हो गया, नीला हो गया, रंगीन हो गया पूरा, ठीक है। अब तुम्हारे समझ में आ गया ना। अब आ जाइए, को पदार्थ के कण है ना, ये एक दूसरे को अपने को आकर्षित करते हैं बाबू, एक दूसरे को आकर्षित का मतलब एक दूसरे के लिए अपने खिंचाव रखते हैं, एक दूसरे को जैसे आकर्षित तो पता होगा ना आपको, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, हाँ आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण। अब मेरे हिसाब से देखो, पहले तुम्हारे मैंने पदार्थ पढ़ाया, पदार्थ समझ में आ गया पदार्थ क्या हो, ठीक है। फिर नंबर 2 पे मैंने पदार्थ के 5 भौतिक तत्व बताए तुम्हें, वो तुम्हारे समझ में आ गया। फिर मैंने नंबर 3 को क्या बताया, पदार्थ के कण अभिलक्षण गुण, पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण बाबू कितने हो, 3। तो नंबर 1 तो रिक्त स्थान, रिक्त स्थान यानी कि पदार्थ के कण खाली हो, तुम्हारी समझ में आ गया। पदार्थ हो पानी के कण खाली हो, छोटे छोटे से, मैंने तुम्हें समझाया कि आप जैसे दूध पीते हो या फिर कोई भी मतलब पानी वगैरह में चीनी वगैरह मिलाते हो तो वे कहाँ चली जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण खाली होते हैं। फिर नंबर इसमें बताया मैंने, इसी में पॉइंट है तुम्हारा दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। अब ये भी समझ में आ गया कि निरंतर गतिशील कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि पदार्थ के कण ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तुम्हें एग्जांपल देकर समझाया, तुम्हारे तुरंत समझ में आ गई पदार्थ के कण भाई निरंतर गतिशील कैसे करते रहते हैं आखिर, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित यानी कि एक दूसरे के लिए खिंचाव रखते हैं, ऐसे आकर्षित, ठीक है। ये पदार्थ के कण के हो गए तुम्हारा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा पदार्थ का चैप्टर, मतलब जैसे पदार्थ वाले कण तुम्हारे समझ में आ चुके सबके, है ना, आ गया ना, गतिशील समझ में आ गया। अब बताऊंगा तुम्हें बाबू पदार्थ की अवस्था। अब तुम अवस्था से क्या समझे, जैसे मुझे बताओ बाबू, अवस्था से तुम क्या समझे। मैंने तुम्हें बताया पदार्थ की अवस्था, अवस्था से क्या समझे बाबू। देखो अब मैं बता रहा अवस्था में बाबू पदार्थ, हाँ हाँ देखो सुनो मैं बता रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अवस्था क्या बाबू। पदार्थ की ना हमारे वैसे मतलब वैसे तो 5 अवस्था है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5 है, पर जो तुम्हारे किताब में फोकस डाला गया है ना वो 3 अवस्था में डाला गया है। देखो जैसे पदार्थ है, मैं लिख देता हूँ पदार्थ है ना, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था है ना बाबू। वैसे तो तुम्हारे इसमें 5 है, पदार्थ की अवस्था कितनी है, वैसे 5 है, पर तुम्हारी जो किताब में फोकस डाला गया है ना, मतलब अधिकतर जो तुम्हें समझाने के लिए वो 3 डाला गया है, ठीक है। 5 बताओ कौन कौन सी है। देखो एक नंबर 1 पे तो तुम्हारे आ गई ठोस, नंबर 1 पे क्या आ गई ठोस, नंबर 2 पे क्या आ गई तुम्हारे द्रव, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आ गई तुम्हारे गैस, नंबर 3 पे क्या आ गई गैस। नंबर जो 4 पे तुम्हारे है ना वो बोस आइंस्टीन है, बोस आइंस्टीन, अभी ये बताऊंगा क्या क्या है, बोस आइंस्टीन है नंबर 4 पे जो तुम्हारी अवस्था है ना, बोस आइंस्टीन,
है ना बाबू, बोस आइंस्टीन होगी। और नंबर 5 में तुम्हारी होगी प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब तुम्हें इन दो के बारे में नहीं पढ़ना, तुम्हें इन दो के बारे में नहीं पढ़ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 5 अवस्था होती है, ठीक है। और तुम्हें जो पढ़ना है वो 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बोस आइंस्टीन बाबू ये बताओ क्या है, देखो तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हमारा देश गुलाम देश था उस टाइम पर जो पदार्थ की मतलब चौथी अवस्था है वो खरी यो जो हमारे मतलब भारत के वैज्ञानिक थे बेचारे बोस आइंस्टीन, उन्होंने इसकी खोज करी थी बोस आइंस्टीन ने, है ना। पांचवी अवस्था की करी थी, चौथी भी लिख दी मैंने, पांचवी अवस्था की इसकी खोज करी थी बोस आइंस्टीन ने। उसने कहा था हमारे देश के लोगों को कि भाई मैंने इसकी पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कर ली है, ऐसे छापो आर्टिकल को। उन्होंने कहा था अरे यह तो गुलाम देश था उस टाइम पे, हमारा भारत सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इतना मतलब आजादी नहीं मिली थी हमें, तो नहीं छापा था किसी ने। तो उसने अपनी जो बोस आइंस्टीन को पूरी की पूरी थ्योरी लिखी वो जैसे बनाई थी, और बोस आइंस्टीन उस टाइम पे वैज्ञानिक थे बोस आइंस्टीन, उनको भेज दी। अब उनकी ईमानदारी देखो कितनी है, उस टाइम पे उन्होंने की कोई मतलब गुलाम देश में बेचारा रहता हो, उसने पांचवी अवस्था की पदार्थ की खोज कर दी। तो उन्होंने जो मतलब कहा था कि इनका आर्टिकल छापो, जब इसका जो आर्टिकल है ना पांचवी अवस्था का तब छापा गया था। तो उन्होंने इस आर्टिकल का नाम ना अपने नाम के साथ में आइंस्टीन आइंस्टीन का नाम जोड़ दिया था, इसको बोलते था बोस आइंस्टीन, है ना। ये है बस, और कुछ नहीं। पांचवी हमारी प्लाज्मा होगी। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, जैसे ठोस द्रव गैस। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सबसे पहले बाबू ठोस, ठीक है। अब तुम ठोस से क्या समझे, अभी तुम्हारी अवस्था समझ में आ गई ना, कितनी अवस्था हो पदार्थ की, 3, ठोस द्रव गैस, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दी वैसे, ठीक है। कितनी अवस्था हो, 3। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जैसे ठोस के बारे में पहले। अब बताओ ठोस क्या हो, सोलिड। ठोस यानी कि सोलिड, सोलिड चीज क्या हो कुछ, हाँ देखो, हाँ देखो मैं बता रहा ठोस क्या हो, देखो मैं बता रहा, ये जैसे तुम्हारी कोई चीज है, ठीक है, ये ठोस चीज है, ये ठोस चीज है। जैसे मैं बता रहा ठोस चीज क्या हो बाबू, तुम भी समझ रहा है ना ठोस चीज क्या है बाबू। ये ठोस है, मैं कहूँ ठोस चीज कैसे है, जो इसके पार्टिकल होंगे ना, ठोस चीज के पार्टिकल होंगे वो ऐसे पास पास हो गए, है ना, ऐसे पास पास हो गए, मतलब बिल्कुल भी जरा सी भी जगह नहीं है, देखो बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास, रिक्त स्थान नहीं होगा इनमें, ठोस में ना बाबू रिक्त स्थान नहीं होगा, बिल्कुल इनके कण पास पास में। हाँ वही समझाऊंगा, ठीक है बाबू, बिल्कुल पास पास में होगा, मतलब जरा सी भी जगह नहीं है इसमें ठोस में ना, जरा सी भी जगह नहीं, जो इसके पार्टिकल है, ठीक है, वो पास पास में है। अब भाई जब इसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अभी तुम समझ में नहीं आया कि आकार और आयतन कैसे निश्चित होता है। अब इसके पार्टिकल है पास पास में, इनमें जरा सी भी जगह नहीं कि आप दबा सको, जरा सी भी जगह नहीं है आप इन्हें दबा सको, ठीक है। तो इनका जो आकार है और आयतन है निश्चित रहता है, सबसे मजबूत चीज होती है ठोस चीज, सबसे मजबूत चीज होती है ठोस चीज, ठीक है। इनके पार्टिकल क्या होते हैं आपस में, मतलब बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अभी जैसे इसमें बताओ, जो तुम्हारी मैंने बताया थी संपीड़ता, संपीड़ता क्या होती है, जैसे तो आपने पूछा था संपीड़ता क्या होता है। संपीड़ता बाबू ये होती है जो हमारे मतलब ये कण है, ये कण है, जैसे ये कण बनाए मैंने, जैसे छोटे छोटे से कण बनाए, संपीड़ता ऐसे होते हैं बाबू। अगर ये कण मतलब पास पास में ना होकर दूर दूर हुए, हम इनको क्या कर सकते हैं, पास इकट्ठे कर सकते हैं, भाई दबाव लगाएंगे इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। संपीड़ता का मतलब ये है, जैसे आपकी सबकी बुक में है संपीड़ता, संपीड़ता हर किसी की समझ में नहीं आती कि संपीड़ता हो क्या। मैं आपको संपीड़ता बता रहा हिंदी में, इसका मतलब अर्थ क्या है संपीड़ता का। संपीड़ता का अर्थ बाबू ये है कि जो तुम्हारी संपीड़ता है, मतलब जो तुम्हारे कण है, ये कण है किसी भी चीज के, ये अगर दूर दूर हो गए ना, आप इनको पास में कर सकते हो, यही संपीड़ता है बस, है ना। अभी मैं कहने लगूं कि ठोस में संपीड़ता बताओ ज्यादा होती है, कम होती है या नहीं होती है, मतलब हाँ दो बताओ बस, ज्यादा होती है। देखो ठोस में जो संपीड़ता ना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ना के बराबर, क्योंकि जब इसके कण इतने पास पास में आप इसे कैसे दबा पाओगे। तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आकार और आयतन निश्चित हो, जब ठोस के कण ना आप इसे दबा सकते, ना आप इसे कुछ कर सकते, तो जैसा है ऐसा का ऐसा रहेगा। सबसे मजबूत होता है हमारा ठोस, ठीक है। हाँ हाँ, वो आकर्षण बल तो मजबूत हो गई बाबू, क्योंकि इसमें आकर्षण बल से तुम समझ में आए क्यों मजबूत होता है, ठीक है। ठोस तुम्हारी सबकी समझ में आ गई, ठीक है। अभी जैसे आपकी किताब में है ठोस का उदाहरण है, जैसे आपकी किताब में कि जैसे दे रखा, बाहाबल लगाने पर आपका मतलब रबड़ बैंड आपका बदलता है, और बाहाबल हटाने पर पूरा है, मतलब ठोस के आपके इसमें दे रखे है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो दोहराओ भाई। ठोस समझ में आ गया सबके, ठोस समझ में आ गया बाबू सबके। अभी तुम्हारे ये आज ये भी समझ में आया ना कि संपीड़ता क्या हो,
ठीक है, इसका आकार और आयतन निश्चित हो। अभी तुम थोड़ा सा आकार और आयतन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार क्या आकार क्या आयतन, हल्का हल्का सा हो रहे होगे ना, थोड़ा सा बाबू हो रहे होगे ना, आकार और आयतन क्या हो। अभी थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा इस वाले, अब आगे द्रव में आगे। ठीक है, अब मैं जैसे नंबर 2 पे तुम्हारी क्या बताया था मैंने, बताओ, है ना, द्रव बताया था। नंबर दो पे क्या बताया था मैंने अपने, द्रव, है ना, द्रव अवस्था। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया था, द्रव अवस्था बताई थी। अब देखो बाबू, मैंने बताया द्रव, द्रव का क्या होता है, इसका ना आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है ना। अभी मैं बताऊंगा, जैसे मैंने ये, जैसे आप मान के चलो कोई चीज द्रव है, इसमें बताओ क्या होता है, इसके जो कण होते हैं ना ऐसे पास पास में होते हैं, मतलब होते तो है इनमें, मतलब गैप बना होता है, ऐसे ऐसे गैप बना होता है, जो द्रव होता है ना ऐसे ऐसे गैप बना होता है। ठीक है, इनमें संपीड़ता ठोस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। अब क्योंकि इनमें जैसे गैप बना हुआ है, गैप बताया मैंने संपीड़ता, अब हम इनको दबा के इकट्ठा कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका ना बाबू आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। अब आप कहने लगे भाई ये कैसे आकार निश्चित होता है आयतन निश्चित नहीं होता। अब मैं जैसे आपको बताऊं, अब बताता हूं तुम्हें इसका मतलब आकार और आयतन कैसे निश्चित होता है इसका। जैसे बाबू, अब मैंने कहा इसका आकार निश्चित होता है, आयतन, मैंने क्या बताया, आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता। अभी देखो जैसे मैंने बताया द्रव, पहले आप समझने पर फोकस करिए, सारे द्रव मैंने बताया इसका क्या, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। आयतन से मतलब देखो, जैसे मैं कहने लगू ये आपका भाई 70 ml पानी है, 70 ml पानी है, लेकिन ये इस गिलास में है, ये गिलास की तली देख लो कितनी चौड़ी है, चौड़ी है, यानी कि इसका आकार है गिलास का कुछ, इसके आकार है, गिलास का आकार है कुछ। ठीक है, अभी जैसे मैं इसी पानी को इसमें डालने लगू, मैंने पूरा पानी जैसे मान लो इसमें डाल दिया, अब देखो इस गिलास का आकार कैसा है, लेकिन आयतन निश्चित है। मैंने 70 ग्राम पानी उसमें डाला था, तो पानी 70 ग्राम था, 70 ग्राम ही पानी इसमें डाला। अब समझ में आया, आयतन तो यानी कि निश्चित है, आकार निश्चित नहीं। आकार हमारे हिसाब से भाई आकार कुछ भी ले सकती है। अभी तुम देखो, यो आकार में देखो उससे छोटी शेप में है, जो गिलास उससे छोटी शेप में है बाबू, वो बड़ी गिलास शेप में था, लेकिन इनका आयतन में 70 ग्राम पानी उसमें आया था, 70 ml पानी इसमें आया। अब समझ में आया तुम्हारे, मतलब आकार और आयतन क्या हो, समझ में आ गया ना, आकार और आयतन, है ना। आयतन यानी कि निश्चित है, आकार निश्चित नहीं, आकार हम अपने हिसाब से बना रहे। 70 ml पानी है, 70 ml पानी को एक बोतल में भरोगे आप, एक बोतल में आ जाएगा, बोतल जैसा आकार ले लेगी। ठीक है, आप इसे एक मतलब किसी भी चीज में भरोगे, आप इसे थाली में रखो तो थाली जैसा आकार ले लेगी, लेकिन आयतन यानी कि ग्राम 70 ही पानी होगा, ग्राम 70 ही पानी होगा। ठीक है, जो इसके कण होते हैं द्रव के, वो क्या होते हैं, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े पास में होते हैं, है ना। द्रव के जो कण होते हैं ना, उसके ठोस के सबसे ज्यादा पास में होते हैं, द्रव के थोड़े से कम पास में होते हैं। ठीक है, इसकी संपीड़ता उससे मतलब उसमें सबसे कम होती है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है उसके मुकाबले, संपीड़ता इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। संपीड़ता तुम्हारी समझ में आ गई क्या संपीड़ता है ना, संपीड़ता समझ में आ गई बाबू, है ना। जैसे इनमें दबाव है इन चीज को, किसी भी चीज को, वो संपीड़ता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दी भाई ठोस होगी द्रव होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे गैस, अभी गैस अवस्था आ गई तुम्हारी, है ना बाबू, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब मैं तुम गैस की अवस्था, तुम्हारे द्रव समझ में आ गया ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें क्या है, बायलिंगुअल तुम्हारा चल रहा, इसमें हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी सब आगे। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओनली अपनी किताब पढ़ोगे, किताब से तुम्हारे तुरंत समझ में आ जाएगी ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि 70% तुम्हारे यही याद हो चुका। ठीक है, नंबर तुम्हारी कौन सी होगी, गैसीय अवस्था। ठीक है, कौन सी होगी तुम्हारी, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था होगी तुम्हारी। अभी तुम्हें गैस से तुम क्या समझे, देखो मैं बता रहा, गैस, गैस की ना संपीड़ता काफी अधिक होती है। जो गैस के कण होते हैं ना, जैसे मैं बताऊं तुम्हारे इसमें, अभी अभी सिखाऊंगा मैं, अभी पहले बता रहा हूँ, फिर तुम्हें इसका एग्जांपल देकर मैं किताब से सिखाऊंगा। वे ना कण इतने दूर दूर होते हैं, इसके गैस के कण ना बाबू इतने दूर दूर होते हैं। अब तुम बताओ, इसमें संपीड़ता सबसे अधिक होती है। संपीड़ता अधिक सबसे अधिक क्यों होती है बताओ, क्योंकि हम इसको दबा सकते हैं बाबू, संपीड़ता वो होती है क्योंकि हम इसको दबा सकते हैं।
इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। अब बताओ कैसे, तो मैं समझा देता हूं। ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना आयतन। अब देखो जैसे ये गैस है, ठीक है। अब ये देखो मैं तुम्हारे इसमें एक उदाहरण है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। तुम्हारी किताब में बाबू एक उदाहरण है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ तुम्हारी किताब का। जैसे अब तुम्हारे संपेड़ समझ में आ गई। देखो ये तुम्हारी बाबू गैस है, देखो ये तुम्हारी गैस है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर लिया हमने, इसको हमने दबाया, प्रेशर दिया हमने, इसको प्रेशर दिया। गैस के कण क्योंकि काफी दूर दूर थे, हमने इनको प्रेशर दिया गया, ये पास में आ गए, कण दिखाई दे रहे सबको, दिखाई दे रहे, पास में आ गए। फिर मैंने क्या काम करा, इसको मैंने और ज्यादा दबाया, और जो गैस था ना ये लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी कि पानी की फॉर्म में आ गई। जैसे आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, घर का सिलेंडर सबने देखा होगा, उसमें जो गैस भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। लिक्विड फॉर्म का मतलब ज्यादा गैस भरी जा रही है तुम्हारे सिलेंडर में। पानी देखो, गैस को हमने, इतनी गैस है, इसको मैंने दबाया, इतनी होगी, फिर मैंने इसको और दबाया, और कम इसके पास में करे, प्रेशर दिया इस पर, तो ये द्रव में बदल गई। द्रव में बदल के मैंने तुम्हारे सिलेंडर में भर दी। पर तुम जब सिलेंडर खोल लोगे अपने घर का, उसमें गैस निकलेगी ना कि द्रव, गैस निकलेगी ना कि द्रव। अब तुम्हारे समझ में आया ना, तो इसका आकार निश्चित है ना आयतन। अगर तुम वही एक सिलेंडर की गैस को, अगर मतलब जैसे सिलेंडर है तो द्रव अवस्था में, अगर वो द्रव अवस्था में नहीं आएगी, आप उसको की द्रव अवस्था में नहीं गैस अवस्था में लाओगे, तो आपको उस सिलेंडर में नहीं आएगी वो 2 से 3 4 5 सिलेंडर का द्रव अवस्था में आप नहीं भरोगे, क्योंकि वो वैसे कितनी थी, इतनी थी। आपने उसको प्रेशर दिया, इतनी कर दी, और ज्यादा प्रेशर दिया तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए, लिक्विड फॉर्म में आ गई तो आपने सिलेंडर में भर दी। आपने देखोगे आपके सिर्फ सिलेंडर है, उसमें लिक्विड फॉर्म में वो गैस होती है, लेकिन आप वो इस्तेमाल करोगे तो आप गैस के फॉर्म में इस्तेमाल करोगे, है ना। अब समझ में आ गई। इसके कण, इसकी संपीड़ता कब सबसे ज्यादा अधिक होती है, ना तो इसका कोई आकार होता है, ना कोई इसका आयतन होता है, ठीक है। पानी का आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों होते हैं। अभी तुम्हारे ठोस भी समझ में आ गई, द्रव भी समझ में आ गई, और गैस भी समझ में आ गई। तीनों चीज तुम्हारे समझ में आ चुकी, बढ़िया तरीके से आ गई, है ना, ठीक है। अभी तुम्हें बताओ, जैसे मैंने तुम्हारे तीनों चीज समझ में आ गई, अब तुम्हारे इसमें आ गया, तुम्हारे इसमें जैसे कि आ गया कि तुम्हारा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या है, जैसे तुम्हारी किताब में दे रखा बाबू, तापमान में परिवर्तन। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तापमान में परिवर्तन है क्या, ठीक है। अभी तुम्हारे इसमें दे रखा बाबू क्या, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। कौन सी है आपके 14.1, हाँ 14.1 में मतलब दे रखा। जो कोई बच्चा अगर देखेगा तो वैसे पढ़ लेगा वो, अगर पढ़ना चाहेगा ना, कि तापमान में परिवर्तन में कौन सी इसमें समीकरण है, तापमान में परिवर्तन। अब देखो तापमान में परिवर्तन बताओ है क्या। जैसे बाबू हमने एक वो लिया, एक बीकर लिया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है। और हमारी जैसे ये एक रोड होगी, ठीक है, ये होगी एक हमारी, ये मतलब इसमें गैस स्टोव से होगी, हमने आग लगा दी इसमें, है ना। ये क्या, हमने इसमें आग लगा रखी, ठीक है, आग लगा दी, हाँ ठीक है। तो अभी बाबू ये हमने इसमें क्या डाल दी, एक हमने इसमें रोड डाल दी, एक ये बाबू आपका हो गया थर्मामीटर, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा आयतन में परिवर्तन है क्या, सीधा समझा रहा। देखो जैसे आपको बाबू मैं बता रहा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर, ठीक है। देखो थोड़ा सही से नहीं बना पर ठीक है, समझ लेना आप, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर हो गया, ये आपकी क्या होगी, कांच की रोड होगी, है ना बाबू, कांच की रोड, ठीक है। ये आपको कांच की रोड होगी। और जो बीकर था बाबू, ये बीकर था, ये मैंने इसमें बर्फ डाल दिया, मतलब तापमान परिवर्तन बता रहा है, यानी कि तुमने एक बीकर लिया, उसके नीचे आग लगा दी, मैं समझा रहा तुम्हें, जैसे उसके नीचे आग लगा दी, ये आपका एक थर्मामीटर हो गया, ये कांच की रोड होगी। आपने इसमें बर्फ डाल दिया, बर्फ का एक किलो बर्फ लिया, बर्फ डाल दिया आपने इसमें, तो बताओ क्या होगा बाबू। जैसे आपका मतलब आपने नीचे से आग लगाई, आग लगाने के बाद में क्या होगा बताओ, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो इसमें पानी बनेगा। भाई मैंने थर्मामीटर लगा रखा, मैंने देखा कि मैंने नीचे आग लगा दी, और मैंने देखा कि मेरा बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ। मैंने देखा कि यार मुझे मतलब 1 मिनट होगी, मेरा टेम्परेचर 50 था और अभी भी 50 है। मतलब समझो तुमने 1 मिनट से आग लगा रखी, 1 मिनट पहले भी तुम्हारा टेम्परेचर 50 था पानी का, 1 मिनट बाद भी तुम्हारा टेम्परेचर 50 का,
तो आखिर मतलब वो ऊष्मा कहां गई जो तुमने नीचे से दे रखी। अब मैं बता रहा, जब तक उसमें बाबू बर्फ है, मतलब जब तक तुम्हारा उसमें बर्फ है, जैसे आपने कोई भी बीकर लिया, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, जब तक आपका उसमें बर्फ पूरा पिघल नहीं जाता, आग से पूरा पिघल नहीं जाता, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा आपका पानी का। अब तुम देख लो, मतलब गर्म भी नहीं हो सकता वो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा कौन सी? गुप्त उष्मा। अब समझ में आई गुप्त उष्मा क्या है? मतलब तुमने तो आग लगा रखी, तुम सोच रहे पानी भाई मेरा जल्दी गर्म हो जा, पर तुम्हारा पानी जब तक गर्म नहीं होने का, जब तक वो पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती, क्योंकि बर्फ के अंदर ऊष्मा है, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी कि जो बर्फ ने ना अपनी गुप्त ऊष्मा उठा कर रखी है ना भाई। अब तुमने तो आग लगा रखी जैसे यहाँ से, अब भाई वो तो तुमने तो ऊष्मा दे रखी, तुम्हें 1 मिनट होगी 2 मिनट होगी, अगर तुम्हारी बर्फ 5 मिनट तक मानते हो नहीं पिघली ना, तो 5 मिनट तक तुम्हारा पानी का टेम्परेचर जो था ना तुमने शुरुआत में डाला होगा वही रहेगा। ठीक है, अब तुम्हारे समझ में आएगी गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन समझ में आया, तापमान में परिवर्तन क्या है। ठीक है, अब तुम्हारे नंबर 2 पे देखो, तुम्हारे इसमें एक उदाहरण देकर समझा रखा, देखो तुम्हारी किताब में समझा रखा उदाहरण देकर, ये बीकर है, ये नीचे आग लगा रखी है, देखो ये बर्फ डाल रखी है इसमें। ठीक है, ये बीकर है, ये कांच की रोड होगी, थर्मोमीटर जैसे मैंने बनाया था, ये लोहे की रोड होगी। ठीक है, तो इसमें जो बर्फ है ना उसके अंदर कौन सी ऊष्मा रहती है? गुप्त ऊष्मा रहती है। ठीक है, ये तुम्हारे क्लियर होगी सबके। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे तुम्हारे जो तापमान है, ताप मतलब न्यूनतम तापमान ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसको गलनांक कहते हैं। मतलब न्यूनतम तापमान जो तुम्हारा ठोस है वो पिघलकर मतलब द्रव बन जाता है, उसको गलनांक बोलते हैं। गलनांक यानी कि मैं कहूँ गलनांक क्या है, यानी कि जो तुम्हारा न्यूनतम तापमान है, ठोस है, जो तुम्हारा बर्फ है, वो पिघलकर जब द्रव में बनेगा ना टोटल, उसको गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? गलनांक बोल, क्योंकि वो गलने वाली चीज है, मतलब पूरा पिघल गया वो अब द्रव अवस्था में बन जाएगा, उसको गलनांक बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी सबकी क्लियर समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अभी जैसे तुम्हारे ये समझ में आ गया, चलो अभी तुम्हारे इसमें जैसे कि भाई तुम्हारे ठोस भी, द्रव भी, गैस भी सब समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा बाबू, जैसे तुम्हारे इसमें चार्ट दे रखा, एक चार्ट ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं चार्ट बनवा रहा। ठीक है, ये चार्ट तुम उतार लेना, सारे उतार लेना चार्ट। बाबू ये चार्ट ना हर किसी के पेपर में आता है। हाँ ठीक है, ये चार्ट जो है ना ये हर किसी के पेपर में आता है। ठीक है, जैसे बाबू तुम्हारा हो गया एक, यहाँ लिखो आप ऐसे द्रव, एक तुम्हारा हो गया बाबू द्रव, फिर यहां लिखो आप ठोस, ठोस। ठीक है, फिर यहां आप लिखो गैस। ठीक है, फिर आप क्या लिखो यहां गैस। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें 3 अवस्था बताई, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अभी देखो अगर ठोस है, द्रव है, अगर मैं कहूं द्रव है, द्रव से ठोस बनेगा तो क्या होगा बताओ भाई मुझे। हाँ बाबू देखो, द्रव यानी कि मैं तुम्हें अपनी फॉर्म में समझा रहा, देखो द्रव से क्या समझे, द्रव यानी कि पानी, पानी ठोस बनेगा तो जमेगा, तो वही लिख दो बस, जमना। समझ में आया ना क्या है? अरे तो तुम्हारी रोज की है, बस तुम्हें पता नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तुम, घबरा रहे हो, घबरा रहे नहीं। देखो द्रव यानी कि पानी है, तुमने पानी को जमा दिया तो क्या ठोस हो गया, ठोस में तो जमाया जब तो ठोस हुआ। भाई तुम्हारा बर्फ बना पानी ठोस हुआ, वो जम के ही तो हुआ ना, तो कहा बर्फ जमा नहीं जमा, है ना, हो गया तुम्हारे समझ में आ गया। अब तुम्हारा मैं बता रहा इसमें जैसे द्रव है वो गैस में बदलेगा, अभी अभी समझो, जैसे द्रव है वो भी इजी है, ये समझा रहा पहले मैं। बाबू तुम्हारा द्रव है ना, सुनो बाबू देखो जितना समझाया ना यहाँ पहले समझो, बात बताओ। ये द्रव है, द्रव क्या हो, पहले द्रव बताओ मुझे, द्रव क्या हो। हाँ बाबू देखो द्रव का मतलब हो पानी, बाबू द्रव का क्या मतलब हो पानी, लिक्विड, लिक्विड क्या हो पानी। मैं क्या हूं पानी गैस अवस्था में कब बदलेगा बताओ, मैं बताऊं, तुम पानी गैस पे रखो, वाष्पीकरण जब होता है, वाष्प उड़ जाता है, ठीक है, तो इसको वाष्पीकरण लिख दो बस, क्या लिखोगे वाष्पीकरण। ठीक है, लिख दो बाबू वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण हो गया, तुम्हारी समझ में आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे गैस, अगर जो तुम्हारी गैस है, कुछ चीजें बाबू ऐसी होती है जो तुम्हारी गैस है सीधे ठोस में बदलती है, जो तुम्हारी गैस है ठोस में बदलती है, कुछ चीजें ऐसी होती है। ठीक है, उसके बाबू बोलते हैं निक्षेपण, क्या बोलते हैं निक्षेपण, उसको बोलते हैं निक्षेपण।
अभी देखो मैंने तुम्हें तीन चीज समझाई पहले, है बाबू। मैंने तुम्हें तीन चीज समझाई भाई, ठोस द्रव गैस, तीनों चीज तुम्हारे भाई थोड़ा सा ये लगा होगा निक्षेपण, थोड़ा सा कि भाई अजीब सा है, न कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा होगा। भाई ये द्रव है, द्रव का मतलब तुम समझिए पानी, सीधा पानी जाना दिमाग में लेकर। अब मैं कहूँ द्रव से कोई चीज ठोस में बननी, तो क्या बताओगे आप? हाँ ये याद कर लो, या फिर जमना। मैं कहूँ द्रव से अगर गैस में बदल ली तो क्या होगी? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि जैसे तुम द्रव यानी कि पानी गैस पर रखो तो वाष्पीकरण उड़ता है ना, उड़ती है वाष्पीकरण। तो ये वही है, द्रव अगर गैस में बदल रहा तो क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या? है आ रहा? हाँ ठीक है। अब तुम्हारा जो गैस कोई चीज है, गैस गैस अगर सीधा ठोस में बदल ली तो निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा ऐसे ही ये उल्टे समझेंगे हम। जैसे तुम्हारा हो गया ठोस, ठोस अगर द्रव में बदलना तो उसे संघनन बोल देंगे। अगर तुम्हारा ठोस है ये द्रव में बदलना तो क्या बोल देंगे इसको? संघनन बोल देंगे, है ना, संघनन। क्या बोलेंगे उसको? संघनन बोलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा जैसे ये मैंने बताया, और गैस है अगर द्रव में बदलना, इसको भी आप संघनन, संघनन, उसे संघनन बोल लेंगे, इसे संघनन, इसको संघनन बोल लेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? संघनन, संघनन बोल देंगे ना। हाँ संघ, बाबू संघ, संघ घ बनेगा, घ संघनन, है ना। हाँ संघनन। ठीक है, अब तुम्हारा अगर ठोस से गैस में बदल रहा ऊर्ध्वपातन, अगर ठोस से गैस में बदल रहा तुम्हारा ऊर्ध्व, हाँ ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन। अभी मैं तुम्हें बता रहा बाबू, देखो जो तुम्हारी ठोस से गैस में बदल देती है, देखो मैं समझा रहा तुम्हें ये अवस्था, समझो बाबू। अगर कोई चीज तुम्हारी ठोस है वो गैस में बदल जाती है सीधी, वो क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कपूर पूजा वूजा करने के लिए, वो तुम्हारी ठोस होती है, तुम उसमें आग लगाओगे तो वो द्रव नहीं बनने की, पानी नहीं बनने की, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी, है ना। जैसे तुम्हारा ये कुछ चीजें होती है ठोस चीजें गैस में बदल देती है, ये तुम्हारी सबकी समझ में आ गया ना। ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया ना सबकी। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया जैसे तुम्हारा लास्ट पॉइंट है बाबू ये वाष्पीकरण। अब आप वाष्पीकरण से क्या समझे मुझे बताओ? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से आप क्या समझे? तो देखो वाष्पीकरण बताओ, मैंने देखो बताया था जो द्रव से गैस में बदल रही है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब समझो कि कोई चीज वाष्प हो रही है, यानी कि जो तुम्हारा, हाँ हाँ चलो ये भी बात ठीक है वाष्पीकरण। पर ये वाष्पीकरण ना बाबू थोड़ा सा अलग तरीके से है तुम्हारी, अलग तरीके से बताओ कैसे। जैसे तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, क्या तुम्हें अगर मैं आपने एक बलियान वगैरह कुछ भी शर्ट वगैरह कुछ भी आपने धोई, आपको उसके नीचे आग लगानी पड़ती है सुखाने के लिए, आपको आग नहीं लगानी पड़ती, तो वो होगी, ये होगी वाष्पीकरण। यानी कि जो तुम्हारा मतलब ये होते हैं पानी हवा होती है, हवा ना तुम्हारी मतलब नमी को जो उसमें पानी होती है वो सूख लेती है उसको, है ना। तुमने देखा हो कपड़े अगर तुम सुखाओ तो सूख जाते हैं कपड़े, तुम ऐसे धोए या तुमने ऐसे फैला दिए तो वो पंखे में जो तुम्हारे मतलब हवा है ना, हमारी ये हवा है, इसमें वाष्पीकरण होती है, हमारे हवा में क्या होती है? वाष्पीकरण होती है। ठीक है, वो कपड़े सूख जाते हैं। इसका एक और है, जैसे जो स्थान घेरती है तो थोड़ा जल्दी, जैसे तुम कपड़ा है कोई शर्ट है, शर्ट को आप ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसे रख दो, सूख तो जाएगी वो, समय लेगी थोड़ा सा। आप उसको अगर फैला दोगे अच्छी तरीके से तो वो जल्दी सूख जाएगी। जैसे एक और है, आप अगर ठंडा पानी आपने सबने पिया होगा, आप एक फ्रिज में से बोतल निकाल के लाओ, ले आए, बोतल निकाल के लिए, और आप यहाँ रख दो ठंडी बोतल, थोड़ी देर में देखोगे आप बोतल पे जो कण हुआ है, पानी के कण हुआ है, अपने देखोगे पानी बाहर कहां से आ जाए यार बोतल में, ना तो उसमें कोई छेक है भाई, पानी तुमने जितना भरा था उतना ही है। यानी कि जो तुम्हारा हवा है, वायु है, वो वाष्पीकरण है उसमें, है ना। समझ में आ गया तुम्हारे वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण समझ में आ गया ना। ठीक है, अभी तुम्हारे एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जैसे बाबू तुम्हारा, कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे होती है, आपने देखा होगा ये नखून पालिश रवा है, आप उसे डाल दोगे अपने हाथ पे तो तुम्हें एकदम बहुत ठंडा ठंडा एहसास होगा, वो बताओ क्यों होगा? जैसे आपने नखून पालिश अपने हाथ पे डाली ऐसे, तो जो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा है ना वो खींच लेती है और वो वाष्प में उड़ जाती है, वाष्प में उड़ जाती है, तो आपको शीतलता महसूस होती है। बस यही है। ठीक है, आज का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।